हाँ, अब बात करते हैं I2 पे लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं। तो अपने जो इंडिकेटर्स हुआ करते थे, तो इंडिकेटर्स के बारे में आई वाज टेलिंग यू। देखो, तो इंडिकेटर का सबसे पहले तो फंक्शन मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर्स, चेंज इट्स कलर एट एंड पॉइंट, एट एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट, राइट। तो अब बेसिकली यार माउस हटा दो ना I2 पे से, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इस तरीके से करोगे तो नहीं। माउस हटाओ पहले आप I2 पे से। I2 के ऊपर क्यों है आप लोगों का माउस? माउस हट गया I2 पे से? मैं वेट कर रहा हूँ, माउस अभी तक I2 के ऊपर से नहीं हटा है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू डू दिस? इंडिकेटर्स चेंज इट्स कलर एट एंड पॉइंट ऑब्लिक इक्विवेलेंस पॉइंट। अब मैं कुछ इंडिकेटर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्यू इंडिकेटर्स, और उसके रिस्पेक्ट में आई एम स्टार्टिंग राइटिंग डाउन उनका जो पीएच रेंज है, पीएच रेंज फॉर इट्स कलर चेंज, उसका जो कलर चेंज करने के लिए जो उसकी पीएच रेंज है वो मैं साथ में लिख रहा हूँ यहाँ पे। मिथाइल ऑरेंज होता है, इसकी पीएच रेंज होती है 3 to 5। जब पीएच 3 से 5 पे जाता है तब ये अपना कलर चेंज करता है। मिथाइल रेड होता है 4 to 6। थाइमोल ब्लू 6 to 8। और HPH फिनोल्थेरिन कहते हैं इसको, 8 to 10। ये इनकी पीएच रेंज होती है। अब ये पीएच रेंज मतलब अभी तुम्हें समझ में आएगा, तुम जस्ट चाहो तो एज इट इज नोट डाउन करते जाओ, मैं उसके बाद में तुम्हें बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कहानी है, कि ये पीएच रेंज का एक्चुअली मतलब क्या है। एक मिनट, मैं एक नया बोर्ड ले रहा हूँ। अच्छा, इस पे तुम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ओके। हाँ, हाँ, बोर्ड 2 पे देखिए अब आप। बेसिकली अब मेरे कहने का मीनिंग ये है, आई जस्ट गिव यू नाउ अ ब्रॉड आइडिया। आप ध्यान से देखो, एक टाइट्रेशन का एग्जांपल लेता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। अब ध्यान से देखिएगा जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा अगर आपका फोकस नहीं होगा तो। HCl वर्सेस NaOH की टाइट्रेशन है। अब जैसे HCl वर्सेस NaOH की टाइट्रेशन मैंने ली, तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि HCl को मैंने मान लिया कि भाई 50 ml 0.1 मोलर HCl है, और NaOH को मैंने मान लिया कि 0.1 मोलर VML। जैसे ही मैंने यहाँ पे VML लिखा, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि NaOH को मैं बाहर से डाल रहा हूँ। VML का मतलब ही यही है ना, वेरिएबल वॉल्यूम, मतलब बाहर से ड्रॉप बाई ड्रॉप डाल रहा हूँ मैं NaOH को, और सिस्टम के अंदर HCl ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, राइट। नाउ अब आप अलग अलग सिचुएशंस को इसके अंदर एनालाइज करना सीखिए जरा। एक सेकंड रुको जरा। हाँ, अब अलग अलग सिचुएशंस को जरा आप एनालाइज करना सीखिए। T=0, स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, केवल HCl अवेलेबल था, NaOH तो था ही नहीं। तो जो पीएच था
मैं बस रैंडम आइडिया लिख रहा हूँ यहाँ पे, pH वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। कैलकुलेट नहीं किया है मैंने, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 2 या 3 वाली रेंज में होगा, सीधे सीधे इस वजह से लिखा हुआ है मैंने। फिर आप आ जाइए t इक्वल टू एंड पॉइंट, जिस टाइम पे एंड पॉइंट अचीव होगा। फिर इसके बीच में मैं 2-3 स्टेजेस लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट अब मैं जरा। मान लो एक स्टेज यहाँ पे होगी ए, एक स्टेज होगी यहाँ पे बी, साथ में नोट करते हैं ना कि मैं नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करता जाऊंगा। फिर होगी सी और फिर होगी डी। ए बी सी डी का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। बी हो जाएगा टाइम लिमिट टी इक्वल टू एंड पॉइंट माइनस डी टी, मतलब जस्ट बिफोर एंड पॉइंट हो गया, समझ में आई बात, या एंड पॉइंट से जस्ट पहले क्या होगा। फिर ए में स्टेज डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू टाइम टी इज इक्वल टू एंड पॉइंट प्लस डी टी, जस्ट आफ्टर एंड पॉइंट। सॉरी ए नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए नहीं है, ये है आपका सी, ये सी है, ठीक है, जस्ट आफ्टर एंड पॉइंट, राइट। ए और डी कौन से हैं, तो ए के लिए मैं लिख देता हूँ ए इज समथिंग लाइक टी इज इक्वल टू एंड पॉइंट माइनस सम t1, मतलब वेल इनफ। कोई भी एक स्टेज t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू एंड पॉइंट के बीच में थोड़ा और पहले। और इसी तरीके से जो पॉइंट d है, दिस इज t इज इक्वल टू एंड पॉइंट और प्लस t2, काफी टाइम बाद। यहां तक किसी को कोई डाउट जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने? नहीं, ओके। अब देखो ये जो टाइमिंग्स है ना, इनके ऊपर मैं स्ट्रेट अवे पीएच कैलकुलेशन करूंगा और बहुत ही रफ पीएच कैलकुलेशन करने वाला हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं रफ कर दूं इसको, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको मैं इसी बोर्ड पे रफ कर देता हूँ, बार बार बोर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो, अब देखिएगा यहाँ पे आप ध्यान से, मैंने t इक्वल टू 0 पे आपको कहा था कि pH अप्रॉक्स pH की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, सीधे इधर 3 है। अब आप आ जाओ टाइम t इज इक्वल टू एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट पे pH क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, फटाफट बोलिए, आप ही लोग बताने वाले हैं बहुत सारी चीजें। हाँ, गलत कह रहे हो यार तुम लोग, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हो क्वेश्चंस की। जाके तुम लोगों को एग्जाम में ना स्पीड नहीं बनेगी, मार्क्स नहीं आएंगे। अरे भैया 7 होगा, 6 to 7 के बीच में कहाँ से आ गया? HCl और NaOH मिलकर के NaCl और H2O बनाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा? SaSB का सॉल्ट बचेगा एंड पॉइंट पे केवल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का pH कितना होता है? 7 ही तो होता है। तो ध्यान रखो यार इस चीज का, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, गड़बड़ करते हो तुम लोग। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो सॉल्ट है। सॉल्ट भी कौन सा है? SaSB का सॉल्ट है। अब आगे देखिए, अब अपने पास 2 पॉइंट थे, t इज इक्वल टू, पहले t इज इक्वल टू b पे आ जाते हैं और फिर t इज इक्वल टू a। इनके ऊपर क्या सिचुएशन होगी, थोड़ा सा इसका अप्रोक्सीमेट आइडिया लेना स्टार्ट करते हैं। t इज इक्वल टू b पे क्या सिचुएशन होगी और a पे क्या सिचुएशन होगी। तो देखो t इज इक्वल b को देखते हैं। t इज इक्वल टू b वाली ये सिचुएशन होगी कि यहाँ पे लिखते हैं पहले, तो इसके अंदर इस समय प्रेजेंट क्या होगा? स्टिल स्ट्रॉन्ग एसिड ही प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही प्रेजेंट होगा, राइट। कंपोनेंट्स लिखिए पहले, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर t इज इक्वल टू सी वाला जो पॉइंट है और t इज इक्वल टू डी वाला जो पॉइंट है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की एक एक्स्ट्रा ड्रॉप, मतलब t इक्वल टू सी तो है कि जब एक एक्स्ट्रा ड्रॉप बस NaOH की प्रेजेंट होगी, यहाँ पे Sb प्रेजेंट होगा और यहाँ पे तो लार्ज अमाउंट ऑफ Sb प्रेजेंट होगा। देन आई एम ट्राइंग टू राइट, मेरे हिसाब से यहाँ पे pH 9 हो जाना चाहिए, यहाँ पे pH 12 हो जाना चाहिए, यहाँ पे pH कुछ समथिंग लाइक 4 या 4.5 हो जाना चाहिए,
और यहाँ पे कुछ 5 के आसपास हो जाना चाहिए। ये जो डेटा मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ये जो डेटा मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं इसके अंदर किसी को कोई, एक मिनट रुको, एक और भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, लेट मी राइट दैट डाउन। आप एक काम और करो, आपको और बेटर बताता हूँ मैं। ये जो मैंने इसको, बल्कि आप, अच्छा है आप लोगों ने अगर लिख लिया है तो दैट इज गुड। इसको 3 भी ना करके आप इसको 2 लिखो, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, और बल्कि क्रॉस करके ही लिखना ताकि आपको याद रहेगा कि पहले यहाँ पे 3 लिखा था। आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। एज इट इज लिखो, देखो अभी तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे आप लिखो कुछ तो 2.5 यहाँ पे। अच्छा, इसके आगे ये भी लिखते जाओ। अब देखो ओनली वर्ड एक तो यूज करोगे, यहाँ पे केवल स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्सेस अमाउंट लिख देता हूँ मैं। ओनली तो नहीं था लेकिन एक्सेस अमाउंट स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट बनना तो शुरू हो गया था लेकिन अभी भी इसका एक्सेस अमाउंट था। यहाँ पे इसकी लास्ट ड्रॉप, इसके बाद ये बचने वाला नहीं है। ऐसे लिखते हैं ना, देखो अभी काफी हाई क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। यहाँ पे मैंने 2.5 लिखा, एक काम करो यहाँ पे लिखो आप 3, आई टेल यू व्हाई। फिर आप आए 7 पे, फिर आप एक काम करो इसको भी 9 को हटाओ। अब आप इस रेट यहाँ पे ही आप लिखो, बल्कि राइट दिस एज 12 एंड राइट दिस एज 13.5। ऐसे ही क्रॉस करके लिखना, तुम्हें याद भी रहेगा एनालिसिस करते टाइम कि क्या है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, तुम अभी एज इट इज लिखते जाओ। अब ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के आगे लिखो इसकी, यहाँ पे लिखो फर्स्ट एक्सेस ड्रॉप। पहली ड्रॉप है जो इस समय स्ट्रॉन्ग बेस की एक्सेस में अवेलेबल है आपके पास में, और यहाँ पे लिखो एक्सेस अमाउंट। अब तो काफी सारा एक्सेस में है। पीएच को छोड़ो, मैंने अभी जो कमेंट्स लिखे हैं ओनली, एक्सेस, लास्ट ड्रॉप, इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। बोलो। यस, नो, थैंक यू। मैंने अभी अभी मिली आपको कुछ कहा था, सुनते ही नहीं हो बात को। मैंने बोला था आप पीएच को भूल जाइए। मैंने जो कमेंट्स लिखे हैं राइट साइड में उसमें कोई डाउट हो तो बताइए। मैंने जो कमेंट्स राइट में लिखे हैं पहले उसमें कोई डाउट हो तो बताओ ना। ठीक है, माइक म्यूट कीजिए। अब देखिए, सुनिए ध्यान से, पीएच के अंदर मैंने क्या किया हुआ है वही तो समझना है आपको, लेकिन आराम से समझो ना उसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखो 3 को मैंने कट करके 2 क्यों किया। अब यहाँ पे HCl जैसे फॉर एग्जांपल 50 ml 0.1 मोलर है। अब 0.1 मोलर का मतलब है 10 टू द पावर -1 है कुल मिला के, राइट। तो पीएच कितना होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस के हिसाब से पीएच हो गया 1। तो आप ये देखो कि मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, लेट मी टेक सम रेड कलर। साइड में देखिए, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि t इक्वल टू 0 पे आई एम हैविंग 50 ml 0.1 मोलर HCl। अगर मेरे पास t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है तो तुम्हारे हिसाब से pH कितना होगा? मेरे हिसाब से तो pH 1 होगा। यहाँ पे 10 टू द पावर -1 H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस के हिसाब से सीधा सीधा pH 1 हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? हाँ, गुड। स्टिल मैंने, अब पहले मैंने वहाँ t इक्वल टू 0 पे 3 लिखा था, अब मैंने उसको उठा कर 2 कर दिया। बेसिकली मैं एक जनरलाइज्ड एनालिसिस करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। वो तो यहाँ पे 0.1 के बजाय 0.01 कर दो कंसंट्रेशन, pH 2 हो जाएगा, और 0.001 कर दोगे तो pH 3 हो जाएगा। तो मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया देना चाह रहा हूँ। वो तो ऑब्वियसली क्वेश्चन टू क्वेश्चन तो वेरी करेगा ही। मैंने तो ये लिया कि यार स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो कुछ तो 2 लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड अभी भी एक्सेस में है तो भी वो थोड़ा पीछे वाली साइड में ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की जब लास्ट ड्रॉप बेसिकली बचेगी तब वो 3 में आएगा। कि लास्ट ड्रॉप का क्या मतलब है? pH 3 कब होता है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जिस समय 10 टू द पावर -3 मोलर है उस समय pH की वैल्यू होती है 3। बात समझ में आई? राइट। तो वो लास्ट ड्रॉप मतलब बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी बची हुई है ना। अब जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड बचा हुआ है वो तो पूरा आयनाइज स्टेट में रहेगा। हाँ, अब वो अलग चीज़ है कि ये जो 3 है, ये 3 के बजाय 3.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है।
अगर बहुत ज्यादा लोगे तो 10⁻⁻5 मोलर ले लोगे तो 5 हो जाएगा, वो तो सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा ना, कंसंट्रेशन कितनी है, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का। बात समझ में आई? तो इट इज अ कंप्लीट ब्रॉड आइडिया। एंड पॉइंट पे 7 हो जाएगा। फिर बेसिकली 7 से 12 मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा उस टाइम पे जंप करेगा, और जब एक्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा आप एक्सट्रीमाइज स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो। 14 इज द लास्ट लिमिट, राइट? 14 मैक्सिमम लिमिट होती है पीएच की, जिसके अंदर हम कहते हैं कि 100% स्ट्रॉन्ग बेस ही अवेलेबल है। तो उसका एक ब्रॉड आइडिया दिया है। द रीजन इज कि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन है ना, अभी बहुत अलग अलग टाइट्रेशन आएंगी, वीक एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन भी आएगी। तो 7 जिस समय मान लो वो स्टेज होगी कि एंड पॉइंट अचीव हो गया है, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा और बाद में पूछोगे तो नहीं बताऊंगा मैं। pH इज इक्वल टू एंड पॉइंट के बाद में जिस समय वो स्टेज होगी व्हेन यू आर यूजिंग अ वीक बेस, तो वीक बेस जब थोड़ा सा फर्स्ट एक्सेस ड्रॉप ऑफ वीक बेस, तो आप 7 और 12 के बीच में ही तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू को रखोगे। बात समझ आई? तो अगर आप वैल्यू बहुत ज्यादा स्क्वीज कर दोगे ना जनरलाइजेशन में, तो आगे जाकर के टाइट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। एग्जैक्ट वैल्यूज तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हैं, लेकिन ये जनरल एनालिसिस इसलिए जरूरी है, इंडिकेटर चूज करने के लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है हमेशा, क्योंकि इंडिकेटर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक वो पूछता है कौन सा इंडिकेटर अच्छा है, और एक वो पूछता है कि पीएच कितना है। तो पीएच अगर पूछा हुआ है तब तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर उसने सीधा आपसे पूछा हुआ है कि इंडिकेटर कौन सा है, तो इतना कैलकुलेट वगैरह नहीं करते हैं उस टाइम पे, राइट? तो आप जब ये तो स्ट्रॉन्ग बेस की फर्स्ट एक्सेस ड्रॉप है ना, यहीं पे अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आफ्टर एंड पॉइंट वीक बेस की फर्स्ट एक्सेस ड्रॉप होगी, तो 7 और 12 के बीच में ही रखूंगा ना मैं। उस समय मैं कहूंगा कि चलो यार 7 से कुछ 8 या 9 पे पहुंच गया। तुम खुद ही सोचो ना, 7 से लेकर के 14 तक बेसिक रेंज होती है पीएच के अंदर। अब वीक बेस भी अगर होगा, अगर मान लो केवल वीक बेस सॉल्यूशन में यार उसका पीएच 8 या 9 भी नहीं होगा, तो मतलब वीक बेस वाली सिचुएशन भी नहीं रहेगी ना, फिर तो वो न्यूट्रल भी पहुंच जाएगा। बात समझ में आई? तो मैंने 8 या 9 के आसपास का एक्चुअली दे दिया है वीक बेस को। स्ट्रॉन्ग बेस को मैंने कह दिया कि यार स्ट्रॉन्ग बेस पे तो आगे जंप होना चाहिए, वो मैंने 12 के आसपास दे दिया है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो एक बेसिक जनरलाइजेशन किया है पूरी की पूरी टेबल का। यहां तक अब किसी को कोई डाउट? नो? ओके। अब देखो, अब मैं एक और कलर चेंज करता हूं। कौन सा कलर लिया जाए? मैजेंटा कलर ले रहा हूं। यहां से यहां तक देखो, मैजेंटा कलर से अभी एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, इसको देखो। ये जो सिनारियो है ना, दिस सिनारियो, यहां पे लिख रहा हूं थोड़ा सा, बी से लेकर के सी तक की जो स्टेज है, इट इज टेकिंग प्लेस एट 1 ड्रॉप ऑफ दिस क्या नाम है इसका, क्या डाल देते यार बाहर से, अच्छा एट 1 ड्रॉप ऑफ NaOH। डू यू पीपल एग्री विद दिस स्टेटमेंट? मैं कह रहा हूँ कि बी से जो सी तक चेंज हो रहा है ना, दैट इज गोइंग टू बी सडन चेंज, और वो NaOH के एक सिंगल ड्रॉप के ऊपर चेंज आएगा। आप एक्चुअली ये जो एंड पॉइंट है ना, मतलब मैं और एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ, ये जो एंड पॉइंट है जो आपने लिखा हुआ है pH इक्वल टू 7, ये फिजिकली कभी भी विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। वो पहले 3 पे होगा और बाद में 12 पे शूट अप हो जाएगा। यही तो हो रहा है। बात समझ आई? लास्ट ड्रॉप ऑफ एसिड बची है, एक ड्रॉप जैसे ही डालोगे तो एक ड्रॉप डालने के बाद में वो तो इमीडिएट शूट अप होगा ना सी के ऊपर, तो एंड पॉइंट प्रैक्टिकली विजिबल थोड़ी होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होती हैं। ये लॉजिक समझ में आया सभी को? राइट? तो अगर बी से लेकर के सी तक इमीडिएट चेंज होने वाला है, तो इसका मतलब पहले pH 3 होगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेट मी चेंज द कलर अगेन। कौन सा कलर लिया जाए? डार्क ग्रीन ले लेते हैं, वो बचा हुआ है। पहले pH 3 था और उसके बाद में pH हो गया 12, तो 3 से आपका pH सीधे 12 पे जंप होगा। तो ऐसे जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो 3 से 12 की रेंज में अपना कलर चेंज करते हैं, वो सारे के सारे सुटेबल इंडिकेटर होंगे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो ऑल इंडिकेटर्स, अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो अपना कलर चेंज करेंगे, कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो इस टाइट्रेशन के लिए यूजफुल होंगे, जो ये बताएंगे कि एंड पॉइंट आ गया है, राइट?
तो वो सारे के सारे इंडिकेटर्स ये होंगे 3 से लेकर 12 के बीच में, तो पीएच रेंज में सारे इंडिकेटर्स का कलर चेंज रेंज आ जाता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं बोर्ड रब कर दूं? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? ओके। क्या हो रहा है? आगे देखिए। अरे सुमन, उसको क्या नाम है उसका, मनोज को बुला लो ना ऊपर, यहाँ बैठ के देख लेगा ना, बिकॉज आई एम ऑलरेडी टेकिंग द लेक्चर। उसको प्रैक्टिस भी करनी है पेंट पे, यहाँ बैठ के करता रहेगा मेरे वाले रूम में। बुला लो ना उसको, लेक्चर देखेगा तो कम से कम कुछ समझ में आएगा ना। हाँ चलो, लड़कियां आपस में बातें बहुत करती हैं तो कन्वर्सेशन बंद करें। मैं सुमन मैम से भी यही पूछता रहता हूँ कि लड़कियां इतनी बातें क्यों करती हैं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब वापस मैं आता हूँ, जैसे आपको इंडिकेटर है, लेट मी टेक एनी इंडिकेटर HIN। जैसे ये एक इंडिकेटर है, आप इंडिकेटर ध्यान से समझना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये चीजें मतलब रेयरली क्लियर होती हैं किसी को ही, लोग बड़े परेशान रहते हैं कि क्या हो रहा है सेटअप में। सेटअप का पूरा प्रोसेस समझो। हो सकता है आज कंप्लीट नहीं भी हो तो टुमारो आई विल टेक इट अगेन फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट, लेकिन ध्यान से देखिएगा। HIN एक इंडिकेटर है। अच्छा, ये जो इंडिकेटर था मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि अब तक आप लोग भूल गए होंगे। 2 से 3 ड्रॉप्स इंडिकेटर की T=0 पे डाल देते हैं हम एक्सपेरिमेंट में, ताकि जब एंड पॉइंट आएगा अपने आप कलर चेंज करके बताएगा हमें कि हाँ भाई एंड पॉइंट आ गया है। बात समझ में आई? राइट राइट, हाँ राइट, ठीक है। तो HIN है। अब क्या होगा कि HIN, अच्छा जनरली जो इंडिकेटर्स होते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं, जनरली जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, दीज आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स ऑब्लिक बेसिस। जनरली ये वीक एसिड या वीक बेसिस होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है क्यों? क्योंकि जो टाइट्रेशन का पीएच है, सो एज नॉट टू इंटरफेयर इन द पीएच ऑफ टाइट्रेशन। वो टाइट्रेशन का पीएच नहीं चेंज कर दे यार, उसकी वजह से एक नए चेंजेस नहीं क्रिएट हो जाए। बात समझ में आई? अच्छा, इसके अंदर एक और भी काम की चीज है, ये शायद पता नहीं तुम लोगों को पता है या नहीं, जस्ट मैं अभी पूछ लेता हूँ जिससे आगे के लिए कम से कम वो चीज हो जाएगी। ये तो मैंने तुम्हें बताया कि वीक एसिड या वीक बेस ले रहा हूँ मैं, जिससे वो टाइट्रेशन के पीएच के अंदर इंटरफेयर ना करे, राइट। लेकिन एक बात मेरे को ये भी बताओ, ये तो मेरे को समझ में आता है कि स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूंगा तो बहुत हैवी इंटरफेरेंस हो जाएगा पीएच में, वीक वाला भी डालूंगा तो कुछ ना कुछ तो वो चेंज करेगा ही ना पीएच को सब्सटेंशियली। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको ऐसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो बफर मिक्सचर्स डालते हैं टाइट्रेशन के टाइम पे, जो बफर मिक्सचर होता है ना, देयर इज समथिंग नोन एज बफर कैपेसिटी। बफर सॉल्यूशन का पूरा इन्वेंशन ही इसी चीज। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, पीएच कैलकुलेशन के लिए बफर सॉल्यूशन और कॉमन आयन इफेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, कभी भी ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब तुमने दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं, दोनों को कंपेयर करना। बफर सॉल्यूशन क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट का एक सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, दिस इज अ बफर सॉल्यूशन, राइट। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, एसिटिक एसिड प्लस HCl, दिस इज नोन एज अ कॉमन आयन इफेक्ट। बात समझ में आई आप लोगों को? तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिडेट का जो सॉल्यूशन है वो भी है तो कॉमन आयन इफेक्ट ही। लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? भैया मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, या तो समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, दो में से एक चीज तो बताओ। बोलिए। हाँ रिपीट कर देता हूँ। एक काम करो ना, ये आइड्रू तो बड़ी अच्छी चीज है। इसके अंदर एक मिनट, इसमें चैट वैट का ऑप्शन नहीं है क्या? आइड्रू के अंदर होगा ना? हाँ है ना चैट का ऑप्शन आइड्रू। एक मिनट, अच्छा वो स्काइप चैट पे चला जाता है, लेकिन एक काम करो स्काइप चैट पे जरा कुछ लिख करके भेजो तो देखें आइड्रू पे आता है या नहीं आता है।
अगर वो आ जाएगा तो और आसान हो जाएगा अपना काम। नहीं यार हाइड्रो पे तो नहीं आया, नहीं आया वो क्वेश्चन मार्क भेजा ना तुम लोगों ने, नहीं आया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, दोबारा से सुनो ये जो चीज़ मैं आप लोगों को अभी बता रहा था बेसिकली। इसके अंदर बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि मैंने आपको कहा था कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड होगा, इवन इन दैट केस वो कहीं ना कहीं बेसिकली टाइट्रेशन के अंदर पीएच को तो इंटरफेयर करेगा ही करेगा। तो टाइट्रेशन जब भी होती है तो हम बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं टाइट्रेशन के अंदर। बफर सॉल्यूशन का बेसिकली एक फंक्शन होता है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है पहले इस बात को समझो, तुम लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है बफर सॉल्यूशन, तुम केवल पीएच कैलकुलेशन करते हो उसकी। बफर सॉल्यूशन इज अ सबसेट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, मैं समझा देता हूँ, मैं डिलीट कर दूंगा उसको दोबारा से। दो चीज़ें हैं। अभी ये क्या हो गया, अभी ये क्या चीज़ हो गई यार, ये इतना बड़ा कैसे हो गया। हाँ अभी थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है दिखने में, और ठीक है। हाँ देखो, आपके पास में अगर HOAC और प्लस HCl है, मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज कॉमन आयन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कॉमन आयन इफेक्ट। यस और नो, यस और नो, ओके। देन आई एम सेइंग HOAC प्लस ACONA, HOAC plus ACONA. Then I am saying this is an example of buffer solution, yes or no? Second one is an example of a buffer solution, yes or no? Yes. अब तुम ध्यान से देखो ना, इसके अंदर जहाँ पे अब मैं ब्लू कलर की अंडरलाइन कर रहा हूँ, अभी ब्लू कलर क्यों नहीं आया, रुको, ब्लू कलर गायब हो गया, कमाल हो गया। हाँ यार ये, रुको एक मिनट, कलर सही करना दो मुझे, अभी ठीक है। ग्रीन कलर से जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जितने पार्ट पे, दोनों के अंदर देखो, बफर सॉल्यूशन के अंदर जहाँ अंडरलाइन किया है, ये दोनों कॉमन आयन नहीं है, दोनों में एसिटेट आयन है, राइट। तो इसका मतलब नीचे वाला इज कॉमन आयन इफेक्ट ऑल्सो, यस और नो? यस। ऊपर वाला इज कॉमन आयन इफेक्ट बट ऊपर वाला इज नॉट बफर सॉल्यूशन, यस और नो? राइट, ऊपर वाला कॉमन आयन इफेक्ट है लेकिन बफर सॉल्यूशन नहीं है, यस और नो? यस, ओके, वेरी गुड। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बफर सॉल्यूशन इज वन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, यस और नो? यस और नो? हाँ, बफर सॉल्यूशन इज वन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ये तुम्हें समझ में आ गया। तो भैया अब तुम पहले ये चीज ध्यान से समझो, तुमने सुना है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यस और नो? हाँ, तो ये समझो कि जब कॉमन आयन इफेक्ट का ही एक कैटेगरी है ना, तो बफर सॉल्यूशन को अलग से क्यों डील करते हैं और इतना इन्फ्लुएंशियली क्यों डील करते हैं, वो तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जब तक बहुत मेजर चेंजेस नहीं कर दोगे ना आप कंसंट्रेशन में, उठा कर कोई चीज रिमूव या कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं कर दोगे, तब तक वो सॉल्यूशन के पीएच को कांस्टेंट रिटेन रखेगा, छोटे मोटे चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डाइल्यूशन कर लो बफर सॉल्यूशन में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने आपको जो जेनिथ वाले क्वेश्चंस दिए हैं ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन है इस टाइप का, उसमें 3 पार्ट्स हैं, पहले 2 पार्ट में बफर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरे वाले पार्ट में चेंज होगा क्योंकि वो बफर रह ही नहीं जाएगा। जब तक ये एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेंगे तब तक सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंजेस ये नहीं होने देंगे। अब ये क्यों नहीं होने देंगे ये मैं सेपरेटली बताऊंगा आपको आफ्टर इंडिकेटर्स, क्योंकि वो एक साथ नहीं हो पाएगा, बट ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसीलिए बफर सॉल्यूशन को इतना सेपरेटली, इतना इन्फ्लुएंशियली अलग से डील करता है। बात समझ में आई? दैट्स व्हाई बफर सॉल्यूशन वाज सेपरेटली इन्वेंटेड। जब तक ये एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, इनमें से एक को तुम गायब भी कर दो किसी तरह से, रिमूवल के थ्रू या रिएक्शन के थ्रू,
तो फिर अलग बात है, फिर तो जो बचेगा उसके हिसाब से होगा। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि बफर सॉल्यूशन अगर रहेगा ही नहीं तो फिर तो जैसे अपन पीएच कैलकुलेट करते हैं वैसे करेंगे, राइट। तुम लोग एक और चीज देख लेना, बफर में वो जो एंडरसन इक्वेशन यूज करते हो ना, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड, वो भी बेसिकली तुम बफर सॉल्यूशन का पीएच तुम कॉमन आयन इफेक्ट वाला पार्ट यूज करते हुए देख सॉल्व करो, एक ही बात है, उससे भी हो जाएगा। पीएच कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों सेम है। बात समझ में आई? तो टाइट्रेशंस के अंदर बेसिकली वी यूज बफर सॉल्यूशंस टू रिटेन द पीएच, अदरवाइज तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब आगे देखो, वापस इंडिकेटर्स के ऊपर आते हैं। इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड ऑब्लिक बेसिस सो एज नॉट टू इंटरफेयर। हाँ, अब मैं वो ले रहा था आप लोगों के लिए, HIN लिया था मैंने। तुम लोगों को जब जाना हो तो तुम लोग बता देना मुझे, क्योंकि ये तो लंबी कहानी है, ये आराम से कल तक कंप्लीट होगी। HIN गिविंग H++ IN-। हाँ, अब इसके अंदर रुको, अब मुझे सोचने दो, थोड़ा सा दिमाग लगाने दो। हाँ, जनरली ऐसा देखा गया है, मतलब एक जनरल परसेप्शन के बारे में अब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये वाली जो साइड है, पहले तो इस बात को समझो, ये अनआयनाइज्ड है। दिस इज अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर एंड दिस इज आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। और ये जो रिएक्शन मैंने सामने लिखी है, ऑल्दो नीडलेस टू मेंशन, जैसे ही आप 2 से 3 ड्रॉप्स स्टार्ट में डालोगे ना सॉल्यूशन के अंदर, इमीडिएटली ये वाली रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के ऊपर कंटिन्यूसली ये रिएक्शन चलेगी। क्या हुआ सुमन मैम? अब आज तो रहने दो, इतना इमीडिएट नहीं हो सकता, कल से करना वो सब। लेफ्ट साइड इज अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड राइट साइड इज आयनाइज्ड फॉर्म, राइट? यस और नो? हाँ, गुड। देखा, कुछ कुछ चीजें तो समझ में आने लगी हैं तुम लोगों को मेरे साथ रहते रहते। हाँ, अब इसमें काम की चीज ये है, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो लेफ्ट साइड होती है ना, जो अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है, वो जनरली या तो कलरलेस होती है, ऑब्लिक लाइट कलर्ड होती है। मतलब उस स्पीशी का कलर बता रहा हूँ मैं। और जो राइट साइड होती है, जो आयनाइज्ड फॉर्म होती है, जनरली इट इज आइदर या तो कलर्ड होती है या फिर डार्क कलर्ड होती है। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा उस चीज़ को। pH इज इक्वल टू PKHIN प्लस लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN। कोई तकलीफ किसी को? बफर वाली इक्वेशन यूज की है तो वो तो है ना, ये रहा लेफ्ट साइड में वीक एसिड और राइट साइड में उसका सॉल्ट। वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, इट्स अ बफर। अग्रीड? पीएच किसका है? कलर चेंज कर देता हूँ फिर से, इंपॉर्टेंट चीज है। पीएच किस चीज का है यहाँ पे? पीएच इज ऑफ किसका है? HIN का पीएच है क्या ये? HIN का पीएच नहीं है, ध्यान रखना। दिस पीएच इज ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर टाइट्रेशन चल रही है, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे रन कर रही होगी ये रिएक्शन। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो पीएच इज ऑफ सॉल्यूशन। अरे मनोज कहाँ गया? आप यहाँ बैठ के प्रैक्टिस करो ना अपनी, लेक्चर भी तो देखो। दिस इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। अब ये मैं रब कर दूं, जो कुछ भी लिखा हुआ है नोट कर लिया आप लोगों ने? एक काम करो, आप सुमन मैम के पास जाओ। सुमन मैम, हाइड्रो इंस्टॉल करवा दो यार उसके लैपटॉप में। कैसे करवाओगे? लेकिन नेट नहीं है। दूसरा लैपटॉप ले लो, हाइड्रो इंस्टॉल करवा दो, क्योंकि लेक्चर तो हाइड्रो पे ही लेना है ना, पेंट पे लेना नहीं है, तो उसी में प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है?
पहले आईडू इंस्टॉल कर लो फिर आ जाना ना। हाँ हाँ भाई, अरे मैं इधर ही हूँ। देखो लड़कियां फिर बातें करें, सुमन मैम ये लड़कियां इतनी बातें क्यों करती हैं? अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। हाँ, तो एच आई एन गिविंग एच प्लस प्लस आई एन माइनस। अब देखो काम की बात करते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनआयनाइज्ड फॉर्म जनरली लाइट कलर्ड होगी, राइट साइड वाली डार्क कलर्ड होगी। तो एक और बड़ी काम की चीज़ है, हमको ये समझ में आया कि एच आई एन और आई एन माइनस का कलर तो अलग अलग होगा, बट ऑब्वियस है अभी अभी बात की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फिनॉल्थिन ले एच पी एच ले लेता हूँ, तो ये साइड होती है कलरलेस और ये वाली साइड होती है पिंक, राइट। अब देखो तुम, जस्ट एक एग्जांपल दिया है ये मैंने, दिस वाज एज एन एग्जांपल। अब एक काम की चीज़ देखिए आप लोग, नाउ नाउ इसके अंदर अब देखिए जो मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, फॉर डिस्टिंक्ट कलर्स, फॉर डिस्टिंक्ट कलर्स, जो जनरली एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो है कि भाई एच आई एन अपॉन आई एन माइनस शुड बी इक्वल टू 1/10 और 10/1। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में तुमको, अगर तुम ध्यान से देखोगे। मैं बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भाई कोई तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आप डिसाइड करोगे ना, यहाँ भाई अगर ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमें डिस्टिंक्ट कलर दिखाई देगा। जैसे 1/10 अगर एच आई एन और आई एन माइनस की कंसनट्रेशन का रेशो है तो ऑब्वियसली आई एन माइनस वाला कलर दिखाई देगा, और अगर 10/1 है तो एच आई एन वाला कलर दिखाई देगा। मतलब अगर फिनॉल्थिलीन में ले लूंगा और 1/10 होगा तो सॉल्यूशन का कलर पिंक होगा, और अगर मैं फिनॉल्थिलीन ले लूंगा और 10/1 होगा तो सॉल्यूशन कलरलेस होगा। बात समझ में आई आपको? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना वो तो ऑब्वियसली सब्सटेंस के, राइट। आज मिली दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ भाग गई? कल उसको डांट पड़ दी थी इसलिए आज गायब हो गई वो, ये भी ठीक है। और भव्य तो बिल्कुल ही गायब हो गया, उसने कहा यार ये लड़कियों के हाथ में कमांड दे देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ वैसे भी आज तोशद आया नहीं है ना, तो भव्य बेचारा अकेला थोड़ा डरा हुआ होगा। तुम लोग इतना परेशान मत किया करो भव्य को, सीधा साधा है बेचारा। हाँ, तो अब एच आई एन आई एन माइनस ये हो गया। अब देखो काम की चीज, तो बेसिकली यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल करके आ रही है। देखो अपनी इक्वेशन थी ना, पी एच इज इक्वल टू पी के एच आई एन प्लस लॉग ऑफ आई एन माइनस अपॉन एच आई एन था ना। तो आई एन माइनस अपॉन एच आई एन अगर 10 होगा मान लो, तो लॉग की वैल्यू क्या होगी? देखो देखो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें वैसे ही बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ +-1। रुको, तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आएगा, एक मिनट रुको। पी एच इज इक्वल टू पी के एच आई एन +-1। ये मैंने बेसिकली जब +-1 यहाँ पे लिखा है तो ये मैंने पी एच लिखा है एट टू एक्सट्रीम कंडीशंस, एट टू एक्सट्रीम कंडीशंस। ये बात समझ में आ गई ना? जब 1/10 होगा और जब 10 होगा तो या तो पी के एच आई एन +1 होगा या फिर -1 होगा। ये बात समझ में आई आपको जो लास्ट लाइन मैंने लिखी हुई है? ओके, वेरी गुड। ऊपर वाला पार्ट अब कर दूं मैं? नोट कर लिया आप सभी ने? नोट कर लिया? अब एक चीज देखना तुम लोग ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, अभी यहाँ से आपको दिखाई देना और अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी।
अब देखिए, इंडिकेटर pH range for its color change. ये कहाँ गायब हो गया? Indicator pH range for its color change. यहाँ पे मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ। अपना जो मिथाइल ऑरेंज हुआ करता था, यही वाली पीएच रेंज, इसके लिए मैंने लिखी थी 3 to 5। फिर मैंने यहीं पे लिखा था मिथाइल रेड। अरे तुम्हारा माउस हटाओ ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। 4 to 6 था। अरे माउस हटाओ ना, क्या कर रहे हो। थायामोल ब्लू 6 to 8 था, और HPH 8 to 10 था। तो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ मैं। यहाँ से कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, PKHIN का एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इसका PKHIN 4 है, इसका 5 है, इसका 9 है, नहीं इसका 7 है, और इसका 9 है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, जो लास्ट कॉलम मैंने ऐड किया है। नीचे वाली इक्वेशन देख लो, समझ में आ जाएगी तुम्हें। PKHIN में प्लस माइनस 1 ही तो करना है, तभी तो वो एक साइड से दूसरी साइड में जाएगा, तभी तो अपना कलर चेंज करेगा। लॉजिक समझ में आया। तो ये होता है बेसिकली, किसी भी टाइट्रेशन में अगर पहले pH 6 है और बाद में 8 हो गया, तो वो जो इंडिकेटर है वो अनआयनाइज से आयनाइज फॉर्म में चला जाएगा। बेसिकली इक्विलिब्रियम शिफ्ट मिल जाएगा उसको। बात समझ में आई आप लोगों को, राइट। तो इस वजह से होता है कि वो जैसे ही उसको शिफ्ट मिलेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, फिर अपना कलर चेंज करके बता देगा कि भाई टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। इसलिए हम ऐसा इंडिकेटर चूज करते हैं टाइट्रेशन के लिए। सुटेबल इंडिकेटर कौन सा होता है, जो एंड पॉइंट पे कलर चेंज करे। हमें एंड पॉइंट का पता करना है ना, तो वो कभी भी कलर चेंज कर लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सुटेबल इंडिकेटर्स ढूंढने होते हैं कि जो एंड पॉइंट पे जो भी चेंज हुआ है, जैसे 3 to 12 था, तो 3 to 12 में तो सारे इंडिकेटर सुटेबल हो गए थे। लॉजिक समझ में आया आप सभी को, क्लियर? ओके, ये रब कर दूं मैं, नोट कर लिया आप सभी ने? रब कर दूं? अच्छा हाँ, तो ऐसे बोला करो ना, क्या है वो। हाँ, आगे देखो। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको। वैसे मैं ज़्यादातर इंटरेस्टिंग चीज़ें ही बताता हूँ ना आप लोगों को। हाँ वही तो। एक दो और भी यूट्यूब पे अच्छे लिंक मिले थे, मतलब डॉगी वाले नहीं थे। अभी एक लेटेस्ट में नया लिंक मिला है टेडी वेडी से रिलेटेड। टेडी पसंद है तुम लोगों को? क्या बात कर रहे हो, मैंने सुना था कि लड़कियों को टेडी पसंद होता है। तुम लोगों को टेडी पसंद नहीं है, कमाल है। चलो वैसे अच्छी बात है ये तो। हाँ, तो HIN H++IN-। अब देखो, इसके अंदर एक और काम की चीज़ है, रुको मुझे दिमाग लगाने दो। ये जो IN- है, हाँ कलर चेंज करके लिख देता हूँ मैं। ये जो है ना, दिस इज नोन एज बेसिक फॉर्म। इसको बेसिक फॉर्म माना जाता है। और ये जो HIN है ना, दिस इज नोन एज एसिडिक फॉर्म। इसको एसिडिक फॉर्म माना जाता है। ये समझ में आया कैसे? दिमाग लगाओ, सिंपल सी चीज़ है। नीचे एग्जांपल लिख रहा हूँ, तुम एक काम करो, इस सॉल्यूशन के अंदर H+ बाहर से ऐड करना स्टार्ट करो। ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाओ, बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगा। मिलेगा ना? तो बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगा कब मिल रहा है? जब H+ ऐड किया तो एसिडिक फॉर्म हुआ ना वो पीछे वाला।
बैकवर्ड शिफ्ट मिल रहा है, इसका मतलब HIN अब ज़्यादा बनेगा। तो एसिडिक कंडीशन में HIN का फॉर्मेशन ज़्यादा है, वाइस वर्सा बेसिक कंडीशन में IN माइनस का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ये क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ, गुड, वेरी गुड। देखा, आज गांधी जी के 3 बंदर क्लास अटेंड करने आए हैं। हाँ, ये ठीक है। हाँ, तो नोट कर लिया तुम लोगों ने? रब कर दूं? अरे भव्य से जल्दी पूछो, तुम तीनों के लिए नोट किया है या नहीं किया उसने? क्या करूं भाई? कुछ बताया नहीं तुम लोगों ने अभी तक। मेरे को कैसे पता चलेगा तुम लोगों ने नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक कोई दूसरी टाइट्रेशन लेता हूं मैं। ओए ध्यान से देखो अब तुम लोग फिर से। एक काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन ले लेते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन है, इसमें क्या होगा? एज एन एग्जांपल अगर तुम देखोगे तो HCl, NaOH, नहीं NaOH थोड़ी आएगा यहाँ पे, वीक बेस चाहिए ना मुझे। तो वीक बेस कहाँ से लाए हैं यार? वीक बेस, हाँ NH4OH, हाँ NH4OH दिखने में अच्छा लगता है, ये ठीक है। तो NH4OH ले लेते हैं। तो ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इसमें बनते रहेंगे। अब HCl है और ये है, तो हाँ ठीक है। तो जीरो वही ले लो, 0.1 मोलर 50 ml मान लो, मैंने इसको ले लिया है। और ये हो गया 0.1 मोलर VML। यार वो मेरे काम की चीज़ वैसे थी नहीं, मेरे काम के पॉइंट्स तो हैं T इज इक्वल टू 0, पॉइंट A, पॉइंट B, फिर एंड पॉइंट, फिर पॉइंट C और पॉइंट D। यानी तुम लोगों का माउस मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको थोड़ा साइड में करो ना, ये इस समय C के ऊपर है। तो थोड़ा कहीं इसको हिलाओ, देखो मैं बताऊंगा कि ये किधर जाएगा। हिलाओ ना। नहीं तो ये तो हिल नहीं रहा है, तो ये फिक्स क्यों हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा, चलो कोई बात नहीं, अब बाद में देखना। हाँ, तो T इक्वल टू 0 पे, अब जैसे पीएच के बारे में बात करते हैं यहाँ पे अपन लोग। तो T इक्वल टू 0 पे मैं वही कहूँगा कि मान लो pH एज अपोज टू, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, यहाँ पे रिमार्क लिखते जाते हैं अपन। सबसे पहले वही स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो भी एक्सेस में। दिस इज स्टेप 1, राइट। इसके बाद एंड पॉइंट पे क्या होगा? देखो एंड पॉइंट पे क्या होगा, चलो तुम लोग बताओ पहले। pH, देखो B तो तुम्हें पता है, B वाला पॉइंट तो 3 है, ये क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसे बताया था, वही होगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड बचेगा ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की लास्ट ड्रॉप होगी। तो B वाला पॉइंट तो तुम श्योर हो कि ये तो 3 होने वाला है। तो अगर ये 3 होने वाला है तो ये 2.5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको भी कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि तुम्हें याद भी रहेगा कि इन दोनों के बीच में लिया था। ये मल्टी कलर्ड पेन्स लेकर के आया करो तुम मेरी क्लास में, उससे काफ़ी बेनिफिट होगा आप लोगों को। मतलब कौन सी चीज़ कैसे लिखी हुई है ये बाद में याद नहीं रहता है। ये तो मैंने अब सिंपल लिख दिया, 2 और 3 के बीच में तो 2.5 ही आता है ना, राइट? राइट ना? हाँ, हमारी मैथमेटिक्स कमज़ोर हो गई है वैसे, 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। क्या है यार, कमाल है। चलो कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये हो गया। अब एंड पॉइंट पे क्या होगा? यहाँ पे काम की चीज़ ये है, एंड पॉइंट पे देखो, एंड पॉइंट, हाँ एंड पॉइंट पे पहले तो यहाँ लिखो ना कि बनने क्या वाला है, NH4Cl बनने वाला है। तो NH4Cl क्या चीज़ होती है? NH4Cl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का अगर सॉल्ट है तो पीएच लेस देन 7 तो होने ही वाला है, लेकिन पीएच बहुत ज़्यादा लेस देन 7 भी नहीं होगा क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, तो कहीं ना कहीं ये घूम रहा होगा बेचारा 6.5 के ऊपर। समझ में आई बात? सॉल्ट है ना, ऐसे का सॉल्ट है, इस वजह से लेस देन 7 लिखा है। ये क्लियर है ना आप लोगों को कि जब वो सॉल्ट में ये डोमिनेट करेगा ना, इसलिए ये लिखा है। देखो मल्टी कलर्ड पेन लेके आ गए कम से कम, मतलब तुम लोग पूरा वो ड्राइंग बोर्ड क्यों ही लेके आते हो? 5th क्लास में होता था ना तुम लोगों के पास, तो 10-12 कलर्स के पेन हुआ करते थे। देखो मेरे पास आई ड्रू पे पूरा का पूरा ड्राइंग बोर्ड है, तो तुम लोग लेके आया करो ना। बचपन में कॉपी कितनी अच्छी मुझे लगती थी, देखो बिल्कुल कलरफुल होती थी, है ना? वही तो। हाँ तो NH4Cl है, ऐसे WB pH लेस देन 7 नाउ। हाँ अब अगर इसके अंदर अपन लोग बातचीत करेंगे, ये 6.5 था, तो अब ये C वाला पार्ट, तो C की जो सिचुएशन होगी, C में क्या बचेगा? अब यहाँ पे वीक बेस बचेगा और यहाँ पे भी वीक बेस बचेगा, राइट? तो ये हो जाएगा कुछ 8 के आसपास हो जाएगा, और क्या होगा, और ये हो जाएगा कुछ 9.5 के आसपास। कंपेयर करो ना, स्ट्रॉन्ग बेस से कंपेयर करो। स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने यहीं पे C के जगह पे ले लिया था कुछ 12 और 13.5, तो वीक बेस है तो पीछे ले आया मैं उसको। वीक बेस की 1 ड्रॉप है ना, यहाँ पे तो एक ही ड्रॉप है अभी एक्स्ट्रा में। ये वीक बेस की 1 ड्रॉप वाली सिचुएशन है, और बाद में जाकर के वीक बेस एक्सेस में। हाँ हाँ गुड, ये तो काफी अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ ये बात समझ में आई। अब देखो काम की चीज देखो यहाँ पे, पहले मैजेंटा कलर B2C, इमीडिएट चेंज तो यही होगा ना। 3 से ये सॉल्यूशन 8 पे जंप करेगा, 6.5 विजिबल नहीं होगा। डू यू एग्री विद दिस? तो 3 से अगर 8 पे जंप करेगा तो कौन कौन से इंडिकेटर सुटेबल होंगे? एक तो 3 to 5 वाला इंडिकेटर सुटेबल होगा, राइट ना? मुझे मतलब क्वेश्चन पूछेगा वो कि इस टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर आप कौन कौन से चूज करना चाहते हो, तो एक तो है मिथाइल ऑरेंज चूज कर लूंगा क्योंकि वो 3 to 5 के बीच में आता है, राइट? फिर मैं मिथाइल रेड भी चूज कर लूंगा, और थाइमोल ब्लू भी चूज कर सकते हो क्योंकि वो भी 6 to 8 के बीच में ही आता है। तो ये जो 3 इंडिकेटर है ये सुटेबल हो जाएंगे। फिनोल्फ्थलीन इसमें यूज नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं होगा उसको यूज करने का। फिनोल्फ्थलीन को यूज करने का फायदा क्यों नहीं होगा ये बताइए? फिनोल्फ्थलीन, इस बात को समझिए, वो क्वेश्चन और डाइवर्सिफाई करके बनाएगा तो आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। फिर फिनोल्फ्थलीन को यूज करने का फायदा इसलिए नहीं होगा, मैं क्वेश्चन में जब ये दे दूंगा ना कि कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो एंड पॉइंट के बाद में अपना कलर चेंज करता है, तब आपका आंसर आएगा इसका फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन 8 to 10 में अपना कलर चेंज करता है ना, तो एंड पॉइंट के बाद में जाके अपना कलर चेंज करेगा, तो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट नहीं डिटेक्ट करेगा। वो जब कलर चेंज कर रहा होगा उससे काफी पहले टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? हाँ तो नोट कर लो इसको नोट कर लो, उसके बाद में चले जाओ, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे वापस सेम शेड्यूल। इसको नोट कर लो और घर जाके वही सारा होमवर्क कंप्लीट करना है, और फिर सेम शेड्यूल कल आकर के एज इट इज फॉलो करेंगे। उसके बाद में वही मैं लेक्चर लूंगा, फिर कल शाम को टेस्ट भी होगा, फिर आगे बात करते हैं अपन। पुराने भी तीनों टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं, अभी मैं सुमन मैम को बोल दूंगा वो उसी शीट के अंदर अपडेट कर देंगी। गूगल स्प्रेडशीट शेयर्ड है ना तुम लोगों के साथ व्यू के लिए, जो रिजल्ट्स वाली है जिसमें रैंक वैंक लिखी हुई आती है, शेयर्ड है ना? हाँ तो मैं मैम को बोल दूंगा तीनों टेस्ट के रिजल्ट आज अपडेट कर देंगी उसमें।